हार्डवेयर पर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। ये सभी को पता होगा। कंप्यूटर में जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और हार्डवेयर मतलब जिनको हम छू पा रहे हैं, और जिनको हम नहीं छू पाते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उनको हम महसूस कर पाते हैं खाली। तो अभी अपन ने फिलहाल में अपन हार्डवेयर के बारे में बात करें तो हमने इसमें एक चित्र द्वारा समझा दिया गया है कि हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हार्डवेयर के अंतर्गत। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटर दिया हुआ है सबसे पहला। दूसरा यहाँ पे मॉनिटर दिया है क्योंकि हम जिसको टच कर पाते हैं। तीसरा आता है आपका कीबोर्ड। इसमें जो कीबोर्ड दिया है, कीबोर्ड को भी अपन टच कर पाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे रैम है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, जिनको अपन टच कर पाते हैं। इसमें माउस भी है। मतलब जो बाहरी तौर से जो कंप्यूटर में लगा होता है उनको अपन टच कर पाते हैं। तो मतलब वो सीधी सी बात है, वो क्या है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्रोम हो गया, MS ऑफिस वर्ड हो गया, और भी पेंटिंग हो गया, नोटपैड हो गया। तो ये अपन ने सब लोग ने चला के देखे ही हैं। ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिनको अपन छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इस कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, जैसे मान लो पेंटिंग का आपने लोगो देखा, आपने एक बार उसको चला कर देखा, तो आप दोबारा से उसको देखोगे तो उसको महसूस कर लोगे कि हाँ इससे पेंटिंग वगैरह बनाने में ये 100% रहता है कि आता ही है। इनपुट डिवाइस आते ही हैं। इनपुट आउटपुट में अंतर भी आ जाता है। इनपुट डिवाइस के बारे में भी पूछ सकते हैं। IMP क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। इनपुट और आउटपुट ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस के पहले हम इनपुट की परिभाषा को समझें। जिनने पहले लिखा है इनपुट की परिभाषा वो ठीक है, और बकाया अभी जिनने नहीं लिखा है वो रजिस्टर में लिखते जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे इनपुट की परिभाषा में है सबसे पहले कि कंप्यूटर के वह भाग, इनपुट अकेले की, कंप्यूटर के वह भाग जिनके द्वारा जो है बाहरी तौर से डाटा दिया जाता है, इनपुट कहलाता है। बाहरी तौर से डेटा का मतलब है हम कीबोर्ड या माउस के द्वारा जब भी कोई बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, मतलब बाहरी तौर से डेटा देना। इनपुट में हमें देखने के लिए क्या क्या मिला? तो हमारे लिए इनपुट में बहुत सारी डिवाइसेस मिले जो देखने के लिए, जिनके द्वारा हम बाहरी तौर से डेटा दे रहे थे। अब हमारे लिए जो कंप्यूटर से जो आउट हो रहा है वह आउटपुट कहलाएगा, जो हमें परिणाम देता है। तो परिणाम देने वाले सबसे पहले जो हम यहाँ पे आउटपुट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर जो है हमारा परिणाम देता है हमें। मॉनिटर क्या देता है? परिणाम देता है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। पहला मॉनिटर हो गया। दूसरा आता है प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि उससे कोई भी चीज़ को जो है हम क्या करते हैं? आउट करते हैं। जैसे मान लो हमने एक फॉर्म भराया और उसका जो है प्रिंट आउट हम निकालना है, सॉफ्ट कॉपी तो हमें यहाँ दिखेगी, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करना है तो हमें प्रिंटर द्वारा ही मिलेगी। तो मतलब उसका पूरा परिणाम कहाँ मिलेगा हमें? आउटपुट। तो ऐसी चीज़ें और भी हैं, स्कैनर है और हेडफोन वगैरह है, साउंड है, वेबकैम वगैरह है, माइक्रोफोन वगैरह है। ऐसी चीज़ें सभी किसके अंतर्गत आती हैं? आउटपुट के अंतर्गत। जो हमें परिणाम देते हैं या परिणाम हमें मिलता है जिन चीज़ों से, वह आउटपुट। कंप्यूटर की जो मेमोरी है एवं अन्य मेमोरी जो कि अपन पढ़ने वाले हैं और कम समय में हमें बहुत सारा करना भी है, तो हम मेमोरी को थोड़ा सा जल्दी समझेंगे और उसको पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो मेमोरी आता है, मेमोरी होता क्या है? मेमोरी होता क्या है? तो मेमोरी के अंतर्गत आता है संग्रहित करना, जिसके द्वारा जिसमें डाटा संग्रहित होता है वह मेमोरी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इसके बाद जो आता है सबसे पहले मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है? मतलब प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर बताइए, या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी एक ही है, इनमें अंतर बताइए। तो हम इनके लिए पहले समझेंगे, थोड़ा जल्दी समझेंगे ताकि अपन इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको कवर कर सकें। पहला प्राइमरी मेमोरी में कौन सा आया था? मेमोरी रैम आया था। तो रैम क्या है? तो रैम का पूरा नाम यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और
सबसे पहली बात ये है कि अगर कंप्यूटर में अगर आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है, रैम और रोम के क्वेश्चन आते ही हैं, तो ध्यान रखना है इस वीडियो को या फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह समझना है। जैसे मान लो आपने रैम के बारे में अपन पता करें, जानकारी लें, तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले पता होना चाहिए रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर इसमें लिखा है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। साथ में यह जो है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं, अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। वॉलेटाइल का अर्थ वही है। और यहाँ पे जो अस्थायी मेमोरी इसीलिए है क्योंकि जो डेटा हम तैयार करते हैं, अभी आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाएं इस पर कि अगर आप रैम है क्या, हमने और भी वीडियो बनाई है, बाकी आप फिर भी इसको समझना थोड़े समय में। रैम है क्या, तो इसको अपनी लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो रैम जो है हमारे कंप्यूटर पर जब हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, है ना, रैम अपना काम चालू कर देती है। जैसे कि मान लो हमने MS ऑफिस वर्ड ओपन किया, या फिर आपने एक पेंटिंग, या फिर आपने एक वीडियो यूट्यूब चालू किया, जो भी चीज़ें अपन जब चालू करते हैं तो रैम जो है वो चीज़ रैम पर ही खुलती है। ये क्लियर है, ध्यान रखना, रैम पर ही खुलती है और वो रैम पर ही चालू होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो रैम उसको सेव नहीं करता है, वो उस पर ही चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, मतलब जो चीज़ चल रही थी वो नष्ट। अब आता है अपना रोम का पूरा नाम यहाँ पे है रीड ओनली मेमोरी। ये तो अपन पढ़ते आए हैं, देखते भी आए हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे इसका जो है मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम रीड ओनली मेमोरी को अगर हम देखते हैं तो रीड ओनली मेमोरी में हमारे लिए जो है क्या मिलता है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि है कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर की क्या है, स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी के साथ में यह साथ में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी है, अर्थात बिजली के चले जाने पर डेटा इसका नष्ट नहीं होता है। तो इसका चित्र द्वारा भी हमने इसको समझाया है, आप लोगों को थोड़ा देखना है, ध्यान देना है। इसके साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि जो रोम है, रोम स्थायी क्यों है। तो रोम का अर्थ ये है कि ये मेमोरी जो रहती है ये स्थायी इसलिए रहती है क्योंकि जब हम कोई भी एक प्रोग्राम तैयार कर रहे होते हैं MS वर्ड पर या पावर पॉइंट पर या फिर पेंटिंग पर, किसी भी चीज़ में जब हम डेटा को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद जब क्या हो जाता है, इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद रैम सीधा सेव कराकर कहाँ पहुँचता है, हार्ड डिस्क में ही पहुँचता है डेटा। तो सीधा क्या होता है, सेव करने के बाद इसका जो डेटा है नष्ट नहीं होता है ना। तो एक तो ये सबसे पहली बात है, स्थायी मेमोरी है, इसका डेटा कभी नष्ट नहीं होता है। तो रैम के जो प्रकार हैं, कितने हैं, 2 प्रकार हैं। कभी कभी आ जाता है कि रैम के प्रकारों के बारे में बताइए, तो रैम के प्रकार भी लिख सकते हैं, परिभाषा में भी लिख सकते हैं कि रैम का जो है, रैम एक अस्थायी मेमोरी है, साथ ही यह जो है वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और उसके जो प्रकार हैं, उसके प्रकार 2 हैं। रैम के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार का मतलब होता है एक जैसा ही कोई दूसरा, समझ रहे ना बात, एक जैसा ही कोई दूसरा। तो रैम कैसा था, अस्थायी था, तो ये भी क्या था, अस्थायी होगा। बिजली के चले जाने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है, उसका भी हो जाता था तो इसका भी हो जाएगा, मतलब उसका प्रकार है उसी। अगला आता है आपका रोम के प्रकार। तो हमें को समझना पड़ेगा ये रोम क्या है। तो रोम का परिभाषा हमने पहले बताया है आपको, जैसे कि रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है ना। रोम एक क्या है, स्थायी मेमोरी है। साथ में इसका जो डेटा है, डेटा हमेशा के लिए नष्ट नहीं होता है, सेव करने के बाद हम इसको आराम से रख सकते हैं। ओनली मेमोरी की तो इसमें भी ऐसे ही स्थिति बनती थी कि एक बार अगर डेटा अपन ने मान लो सेव किया और उसके बाद क्या था कि डेटा सेव करने के बाद हटता नहीं था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी प्रोग्रामेबल में, है ना। इसमें से अगर डेटा सेव कर दिया तो हटता ही नहीं था। मेमोरी खाली करनी तो मेमोरी खाली नहीं होगी फिर। एक बार जो आपने सेव कर दिया, मान लो एक आपने एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग को सेव किया, फिर उसको आप हटा नहीं सकते। तो ऐसा स्थिति था। तो प्रोग्रामेबल के बाद एक दूसरा मेमोरी आया, इसका रोम में आया इरेजेबल जो मेमोरी आया, इसमें क्या था कि डेटा जो है, डेटा तो मतलब इसमें नष्ट इसमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन कारण था कि इसको खोलकर अलग से परावैंगनी किरणों के बाहर, मतलब उसको सूर्य की किरणों में रखना पड़ता था, तब जाकर डेटा
नष्ट होता था। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का विकास किया, जो एराजेबल है उसको बाहर खोलकर, मतलब सीपीयू से बाहर खोलकर उसको रखना पड़ा था बाहर, तब जाकर इसका डेटा जो था वो नष्ट होता था, इतना मेहनत करना पड़ता था। इसके बाद दूसरी मेमोरी में ना इसको खोलना पड़ता था, ना इसका डेटा हटता था। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसके डेटा को नष्ट किया जाने लगा। बिजली रहेगी, आप अपने डेटा को नष्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट में आया इलेक्ट्रिकली जो रोम की तरह कार्य करता है, और जो अभी के समय में है, अभी के समय में आपके पास बिजली है और आप अगर आपका जो डेटा आपको हटाना है तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो रैम रोम के बाद अब आते हैं अपन प्रिंटर पर। ठीक है, प्रिंटर क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। प्रिंटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। आउटपुट हमें परिणाम दे देता है, आउटपुट देता है, और सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करके हमें परिणाम देता है प्रिंटर, है ना। वहाँ पर अगर परिभाषा आ जाती है तो यही परिभाषा आप लिख सकते हो कि हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करके जो देता है वह कौन कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, अब प्रिंटर भी भैया जैसे अपना रैम मेमोरी है, मेमोरी दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसे ही यहाँ पे प्रिंटर भी दो प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनको भी दो प्रकार में रखा गया है ना। इसके भी ये प्रकार हैं, प्रिंटर के प्रकार हैं जो अपन को सीखना है, जिनके बारे में अपन को पढ़ना है प्रिंटर के बारे में। तो इसके पहले हम प्रिंटर को समझ लें, प्रिंटर एक प्रकार का नहीं है। अब अपन आगे पढ़ेंगे और इनको समझते चलेंगे ताकि हमारे लिए जो है प्रिंटर समझ में आ जाएं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे सबसे पहले अपन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की परिभाषा को पढ़ेंगे, और जो पेपर में आने वाले हैं अधिकांश प्रिंटर उन्हीं के बारे में मैंने यहाँ पे लिखवाया है, तो सभी लोगों को लिए वही समझना पड़ेगा, कोशिश, है ना। तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है धातु के छोटे छोटे हथौड़े कार्बन के रिबन पर चोट करते हैं। मतलब इस इम्पैक्ट प्रिंटर काम कैसे करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो काम करता है उसके अंदर का काम इनमें बताया गया है, उसके अंदर मशीन क्या काम कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है, मान लो एक प्रिंटर है, ठीक है, ये प्रिंटर रखा हुआ है और प्रिंटर के अंदर क्या काम हो रहा है इसमें वो बताया गया है। तो सबसे पहले अपन इम्पैक्ट प्रिंटर से मिले। इम्पैक्ट प्रिंटर में ये कह रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर में धातु के छोटे छोटे हथौड़े कार्बन के रिबन पर चोट करते हैं, कार्बन के रिबन पर चोट करते हैं, तब जाकर प्रिंट निकलता है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि धातु के हथौड़े, है ना, धातु के छोटे छोटे हथौड़े कार्बन के रिबन पर, धातु का हथौड़ा काम ऐसे ही करता ना, तो हथौड़ा काम जो करेगा, हथौड़े काम करने वो उसमें चोट देगा, चोट देने के बाद क्या होगा, प्रिंट छप जाएगा। तो ये ऐसी कैटेगरी से प्रिंट कर रहा है। कौन सा प्रिंटर काम कर रहा है ऐसी कैटेगरी से, इम्पैक्ट प्रिंटर काम कर रहा है। तो क्लियर है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत जो प्रिंटर आता है वो आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। इन दो प्रिंटर के बारे में अपन को समझना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसी के अंतर्गत आता है और डेजी व्हील भी इसी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो डॉट मैट्रिक्स का यहाँ पे है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है डॉट के समूह में प्रिंट करता है। ये भी डॉट के समूह में प्रिंट करता है, लेकिन इसको भी हथौड़े जैसी चीज़ से जो है क्या दिया जाता है, चोट दी जाती है, तब जाके डॉट के समूह में प्रिंट करता है। उसका नाम है डेजी व्हील। तो डेजी व्हील प्रिंटर 1970 में, डेजी व्हील प्रिंटर कब, 1970 में बनाया गया था। इसमें एक हथौड़ा पीतल के अक्षरों पर चोट करता था और चोट के कारण अक्षर जो है कागज पर। प्रिंटर के अंतर्गत जो आ रहा है लेजर और इंकजेट, है ना, लेजर और इंकजेट। तो लेजर और इंकजेट काम कैसे कर रहा है ये भी अपन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपन ने इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा तो वो चोट देकर काम कर रहा था। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए इम्पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पे तो अपन को चोट दी जा रही है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाए तो अपन को अभी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है आपका क्या, लेजर प्रिंटर। पहला कौन सा प्रिंटर आता है, लेजर। तो यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत लेजर प्रिंटर आता है।
तो यहाँ पे जो है लेज़र प्रिंटर सन 1975 में IBM कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी ने बनाया था इसको? IBM कंपनी ने, है ना। कौन से प्रिंटर के बारे में आप बात करने वाले हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेज़र प्रिंटर। अभी तक अपन ने जो प्रिंटर पढ़े हैं उसमें लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर अब अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पर, लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है सन 1975 में IBM कंपनी ने जो है ना, सन 1975 में IBM कंपनी ने बनाया था। इसमें लेज़र किरणों द्वारा पेज को प्रिंट किया जाता था। समझ रहे? अब यहाँ पे समझना है लेज़र प्रिंटर के बारे में। तो लेज़र प्रिंटर जो है किसने बनाया था? IBM नामक कंपनी ने बनाया था। और IBM कंपनी ने बनाने के बाद इसको प्रिंट कैसे? लेज़र किरणों द्वारा। लेज़र किरणों का अर्थ समझ में आ रहा है? लेज़र किरणों का अर्थ है यहाँ पे लेज़र किरणें, उसको लेज़र किरणें निकलती थी और प्रिंट छपता रही है। तो किसके द्वारा छप रही है? लेज़र के द्वारा छप रही है। लेज़र निकलती जा रही है और वो प्रिंट करता जा रहा है। तो यहाँ पे हथौड़े जैसी मानने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, यहाँ पर ना कोई हथौड़े द्वारा चोट दी जा रही है। इस प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको सन 1975 में IBM नामक कंपनी ने बनाया था और इसका काम क्या था? लेज़र किरणों की सहायता से प्रिंट को छापता था। नाम ही उसका लेज़र है। तो लेज़र किरणों द्वारा प्रिंटर जो है 1979 में बनाया गया। इसको HP कंपनी द्वारा बनाया गया और HP कंपनी ने इसको बनाया जिसमें इंक कॉटेज का प्रयोग किया जाता था, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं। कॉटेज में कलर डलता है, कलर डलने के बाद वो छपता है। आप लोग समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक नया प्रिंटर आया तो उसको अपन यदि अपने समय में हिसाब में देखा जाए तो 1005 अभी के दौर पर जो चल रहा है। इसके बाद IBM और HP का फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पे दे दिया है। जिनको ये है समझ में नहीं आता, ये IBM कंपनी बार बार आता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे HP का है ह्यूलेट पैकर्ड के नाम से इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे हमारे लिए समझना पड़ेगा, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, IBM ज़्यादा आता है, ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है। ये लिख लें आप लोग ताकि आप लोगों को याद रहे। और एक बात ध्यान रखें, प्रिंटर जो हमने इसमें लिखाए हैं वही प्रिंटर आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये तो क्लियर है। इसके अलावा और कोई प्रिंटर नहीं आएगा, इनमें से ही प्रिंटर पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखें, इसको नोट कर लें ताकि आप लोगों को ये, जैसे मान लो अभी हमने नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट दोनों प्रिंटर के क्वेश्चन लिखवा दिए गए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आए। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जो मॉनिटर पहले के समय में जो अभी चल रहे थे, पहले के समय जो चल रहे थे मॉनिटर, तो उनके बारे में समझना है। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के प्रकार बताइए। और सबसे पहला आता है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर। सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे, है ना, सबसे पहले जो अभी किताबी भाषा में जो अभी लिखे गए हैं वो था पहला कौन सा? मोनोक्रोम। पहला आया मोनोक्रोम, ध्यान रखना है। दूसरा आता है ग्रे स्केल, ये सभी मॉनिटर के प्रकार हैं, है ना। दूसरा आता है ग्रे स्केल जो देखने में ऐसा है। इसके साथ तीसरा आता है रंगीन मॉनिटर। ठीक है, तो रंगीन मॉनिटर आ गया। उस टाइम फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, जैसे कंप्यूटर में परिवर्तन होता गया ऐसे ही मॉनिटरों में भी परिवर्तन होता गया। क्वेश्चन आने की संभावना है 50% है कि मॉनिटर के बारे में वो पूछे, लेकिन अगर ये अपना जो है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है तो वहाँ पर हमारे लिए जो है मॉनिटर के प्रकार लिखने के लिए आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ग्रे स्केल हो गया, रंगीन हो गया। CRT मॉनिटर, इसका नाम बार बार आता है, कभी भी आप आगे देखना। CRT मॉनिटर, CRT मॉनिटर होता क्या है? तो CRT मॉनिटर के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। CRT मॉनिटर से होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रंगीन मॉनिटर और CRT मॉनिटर सेम ही है लगभग। यहाँ पे LCD जो अभी आ गई हैं, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम है। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम है। और LCD में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि अपन को जो मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, रंगीन एवं अन्य और भी मॉनिटरों में जगह ज़्यादा चाहिए पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए LCD में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। कि रेजुलेशन के बारे में बताइए।
तो रेजुलेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए, रेजुलेशन है क्या। तो रेजुलेशन में अपन को पता है कि मॉनिटर पर चित्र की स्पष्टता को दर्शाता है। रेजुलेशन मॉनिटर पर चित्र की स्पष्टता को दर्शाता है रेजुलेशन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पिक्सलों की, ज़्यादातर किसकी बात करेंगे, पिक्सल। तो पिक्सल से मिलकर ही रेजुलेशन बनता है, सबको पता होना चाहिए। पिक्सल से मिलकर क्या बनता है, रेजुलेशन बनता है। रेजुलेशन जो रहता है, हमारे जितने ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उतना अच्छा रेजुलेशन रहेगा, कम पिक्सल रहेंगे तो क्या रहेगा, रेजुलेशन फट जाएगा उसका। तो यहाँ पे कहने का अंतर ये है कि रेजुलेशन जैसा रखेंगे हम वैसा रहेगा। तो एक हमने ये वीडियो के साथ में ये फ़ोटो भी लगाया है, यहाँ पे सबसे पहले एक HD में लगाया है, उसका रेजुलेशन कैसा होगा, उसके पिक्सल कम होंगे। उसके बाद फुल HD आ गया है ना, ये धीरे धीरे ये भी आए और इनके सबके